So hello everyone, welcome all of you. Friends, in this video we are going to analyze CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले हमने नीति आयोग का एनालिसिस किया, उसके बाद में अब हम जो इंपॉर्टेंट हमारी एजेंसी है नेशनल एजेंसी उसको डिस्कस करेंगे और ये हमारी पूरी सीरीज रहेगी जहां पे हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे पता है CBI बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए MCQ से स्टार्ट करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा इंक्वायरी हो, आपको पता चले कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मुझे पता है या नहीं पता है। तो पहले हमारा 2 MCQ आएंगे। तो पहला जो MCQ है ये पर्टिकुलर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और आपको यहाँ पे आंसर चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट CBI, जो आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात। ठीक है, अब यहाँ पे पहला चीज क्या है, इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्या ये सही है या गलत है आपको बताना है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं सब स्टेटमेंट। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एज इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। क्या ये सही है। तीसरा आपका हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने खुद डिजाइन किए इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपके UPSC UPPSC एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट कैन ऑर्डर CBI टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। क्या हाई कोर्ट किसी स्टेट का अनुमति ऑर्डर दे सकता है CBI को कि आप इन्वेस्टिगेट करिए किसी भी क्राइम का बिना आपके जो स्टेट है उसकी कंसेंट के। ठीक है, चौथा जो आपका है, CBI कैन सो मोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस एनीवेयर इन द कंट्री। कंट्री में कहीं पे भी अपने सो मोटो का मतलब है बिना किसी की कंसेंट के, बिना किसी से पूछे, भाई खुद ही हमने पर्टिकुलर केस का कॉग्निजेंस ले लिया। क्या ऐसा कर सकता है CBI? तो आप बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर दे देता हूं, उसके बाद में हम एनालिसिस करेंगे। तो यहां पे आपका क्या है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल अदर आर रॉन्ग। अब देख लेते हैं क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन करती है वो किसके अंडर में करती है, ये इसके अंडर में नहीं करती। यहां पे अगर आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो जो आपकी CBI है वो फंक्शन करती है किसके अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है उसके अंडर में ये फंक्शन करती है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडी होती है, जो कि स्टैब्लिश की गई है किसी एक्ट के द्वारा। तो आप यहां पे कह रहे हैं एट इट वाज एस्टैब्लिश, तो आप बोलेंगे नहीं, ये स्टैब्लिश नहीं की गई, ये डेराइव करती है अपनी पावर। DSPE में एक पर्टिकुलर प्रोविजन है, आप सेक्शन 2 में भी जाएंगे तो देखेंगे वहां पे CBI को कुछ पर्टिकुलर पावर दी गई है, तो पावर डेराइव कर रही है, बट ये क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू स्टैब्लिश की गई थी, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो CBI आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी बट डेराइव इट्स पावर, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। 1946 का जो एक्ट है उससे पावर डेराइव कर रही है, बट उसने इसको स्टैब्लिश नहीं किया। कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो कि किसी पर्टिकुलर एक्ट जो पार्लियामेंट का है या फिर स्टेट की अगर हम बात करें उससे पर्टिकुलर एक्ट से स्टैब्लिश की गई हो। ये स्टैब्लिश की गई थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, नॉट DSPE एक्ट से। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है, क्या हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट CBI को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करिए बिना किसी स्टेट की कंसेंट के। ठीक है, तो दोनों में हाई कोर्ट भी और आपके सुप्रीम कोर्ट भी, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगर अब मैं बात करता हूं फोर्थ स्टेटमेंट की, सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो आप बोलोगे हां ले सकते हैं, बट नॉट एनीवेयर, पूरे देश में कहीं भी नहीं। कहां पे ले सकते हैं, सिर्फ यूनियन टेरिटरी में। अगर उनको स्टेट में कोई केस है तो वहां पे कंसेंट ऑफ स्टेट क्या है, जरूरी है, उसके बिना नहीं ले सकते। ठीक है, तो UT में ले सकते हैं बट किसी स्टेट में नहीं ले सकते। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद में हम CBI का पूरा एनालिसिस करेंगे। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टर ऑफ CBI। ठीक है, जो आपके डायरेक्टर होते हैं CBI के, उनके बारे में 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ही और सी कैन बी अपॉइंटेड फॉर द मैक्सिमम टेन्योर, जो है उनका कितना हो सकता है, आपका 2 साल, 2 ईयर तक। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो हमारा PMO है वहां से अपॉइंट किया जाता है। क्या वो अपॉइंट करते हैं आपके CBI के डायरेक्टर को? तो ये स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन सा नहीं है?
तो आप बताइए, ए में है दोनों स्टेटमेंट सही है, बी आपका ओनली वन, सी आपका ओनली टू और डी आपका नाइदर वन और टू। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। इसका मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये अभी हम जान लेते हैं वो क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपने देख लिया आंसर है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। पहला तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करते हैं टेन्योर की, तो 2021 में अमेंडमेंट आया था, उसमें जो मैक्सिमम टेन्योर कर दिया वो 5 ईयर तक कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात है अपॉइंटमेंट की, उसके लिए एक पर्टिकुलर कमिटी है, हम उसको एनालाइज करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, आपकी पर्टिकुलर कमिटी है जो अपॉइंट करती है डायरेक्टर को। तो अब देख लेते हैं पूरी इंफॉर्मेशन सीबीआई के बारे में। तो यहां स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, बात थी आपके प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की, स्पेशली जो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे क्या हुआ, बहुत सारी आपको पता है कि उस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट भी था और बहुत सारे अदर जो है ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने देखा कि यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल भी और नॉन ऑफिशियल भी, मतलब जो सिंपल सिटीजन है वो भी और जो आपके जो गवर्नमेंट का पार्ट है वो लोग भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली वहां पे लॉलेसनेस है, रूल ऑफ लॉ कोई फॉलो नहीं कर रहा है। बहुत सारा वहां पे करप्शन, ब्राइबरी, ये सारे इंसिडेंट बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो करप्शन के केसेस बहुत हाई हो गए। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एजेंसी स्टैब्लिश करने का सोचा कि हमको एक पर्टिकुलर एजेंसी जो है स्टैब्लिश करनी है जो कि आपकी टैकल करेगी किसको, करप्शन। मैं आपको बता दूं करप्शन को। तो जेनेसिस जो था सीबीआई का वो बेसिकली क्या था, एंटी करप्शन के रेस्पेक्ट में था कि हमको इन जो करप्शन एक्टिविटीज है जो बढ़ चुकी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसको टैकल करना है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपका सीबीआई थी इसको पावर को एक्सटेंड कर दिया गया और फिर 1946 जो एक्ट जिसकी हम बात करते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946, इसने इसे डिफरेंट पावर्स दी। ठीक है, पावर्स दी पर्टिकुलर जो स्पेशल एजेंसी की मैं बात कर रहा हूं। अब तक सीबीआई स्टैब्लिश नहीं हुई थी। सीबीआई आपकी कब हुई स्टैब्लिश, सीबीआई आपकी जाके स्टैब्लिश हुई 1963 के टाइम। ठीक है, संथामन कमीशन था उसके रिकमेंडेशन पे। यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है, आप वो देख लेना। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि पर्टिकुलर फंक्शन कैसे करते हैं, किस पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराती है किसको, यहाँ पे सीवीसी जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और जो लोकपाल है उसको। ठीक है, ये आपकी नोडल एजेंसी है किस रेस्पेक्ट में, जब भी इंटरपोल का कोई इशू, इंडिया मेंबर है इंटरपोल का, अगर वहां पे कोऑर्डिनेशन की बात करती है तो आपकी नोडल एजेंसी कौन सी है, आपकी सीबीआई है। कुछ इंफॉर्मेशन है। अब हम संथामन कमेटी और पर्टिकुलर सीबीआई के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1941 के टाइम की बात है जब यहां पे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीई के एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई। फिर उसके बाद में एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, कब, आपका 1943 में। ठीक है, फिर जो है आपका जो पर्टिकुलर जो आपका एक एजेंसी आई वो कब आई, आपकी 1 अप्रैल 1963 में। संथामन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमेटी थी आपकी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे। ठीक है, तो संथामन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया और आपका 1 अप्रैल 1963 को एस्टेब्लिश किया गया सीबीआई को। पर पावर ये कहां से डिराइव करती है, इस पर्टिकुलर एक्ट से, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पावर, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये सिंपली यहां से पावर डिराइव करती है। अब बात करते हैं सीबीआई के बाकी फंक्शन के बारे में। तो देखिए, अगर केसेस की बात हो तो यहां पे 3 टाइप के इंपॉर्टेंट केसेस ये हैंडल करती है। पहला है एंटी करप्शन के रेस्पेक्ट में। तो करप्शन केसेज होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उन्होंने अगर कोई करप्शन किया होता है, जो इंपॉर्टेंट अगर मेजर केसेज होते हैं वो हैंडल करती है आपकी सीबीआई। दूसरी बात है आपका इकोनॉमिक क्राइम्स। आपको पता है कि फेक करेंसी से रिलेटेड आपने देखा भी होगा, बैंकिंग फ्रॉड की जब बात करते हैं, आपके एक पर्टिकुलर सीरीज भी आई थी, वहां पे भी आपने देखा होगा जो सीबीआई के जो ऑफिसर है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, और फिर अगर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड कोई भी ऐसा फ्रॉड है या साइबर क्राइम कुछ इस टाइप का मेजर क्राइम अगर है, तो इन क्राइम में भी कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, ये आपका सीबीआई हैंडल करती है इस टाइप के केसेस। फिर आपके स्पेशल क्राइम है, जैसे टेररिज्म रिलेटेड जो एक्टिविटी अगर कुछ ऐसी है, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट टाइप कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, या ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम्स है। ठीक है, तो जो मेजर क्राइम्स है, जो इंपोर्टेंट क्राइम्स है, जो कि इंपैक्ट करते हैं आपकी पूरी सोसाइटी पे, पूरे इंडिया पे, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो पूरी इंडियन इकोनॉमी पे अगर उनका इंपैक्ट होता है तो वो जांच कौन करता है, सीबीआई करता है। या कुछ इस टाइप के क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेररिज्म है, जो कि आपका पूरी सोसाइटी पे इंपैक्ट कर रहे हैं, वहां पे सीबीआई उन केसेस को हैंडल करेगी।
अब हम देख लेते हैं कि सीबीआई केसेस किस टाइप से कॉग्निजेंस कैसे लेगी। देखो वर्किंग की बात करते हैं तो मैंने आपको यहां पे 3 चीजें मैं बताऊंगा। पहली चीज तो क्या है, यूनियन टेरिटरी के रेस्पेक्ट में जो आपकी यूटीज होती है, को पता है कि यूटीज जैसे दिल्ली की मैं बात करता हूं या फिर आपकी पुडुचेरी की बात करता हूं, चंडीगढ़ की बात करता हूं, और अब तो आपकी 2 नई यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो यूटी के रेस्पेक्ट में सो मोटो कॉग्निजेंस वो ले सकती है। इसका मतलब खुद ही वो कोई पर्टिकुलर केस अगर उन्हें लगे तो वहां पे वो उसका कॉग्निजेंस ले सकती है। दूसरी अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट में क्या है कि स्टेट में पहले आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी पर्टिकुलर स्टेट की, तब सीबीआई क्या करेगा, अथोराइज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अथोराइज करती है सीबीआई को पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पहले किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे केसेस में खुद भी बोल देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि ये पर्टिकुलर केस की जांच की जाए सीबीआई द्वारा। ठीक है, फिर तीसरी जो चीज है, आपके जो सुप्रीम कोर्ट, जो आपके हायर कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो यहां पे भी ये दोनों कोर्ट क्या है आपके, ये ऑर्डर दे सकते हैं सीबीआई को कि आप पर्टिकुलर जो केस है उसमें आप इंक्वायरी करिए और उसमें को आप इन्वेस्टिगेट करिए। ठीक है, और वहां पे कोई भी कंसेंट ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप स्टेट की कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आते हैं लास्ट में डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको कि 2014 में यहां पे आपको पता है कि लोकपाल एक्ट जो आया था उसने जो है पर्टिकुलर प्रोविजन दिया कि जो डायरेक्टर होंगे सीबीआई के उनको कौन अपॉइंट करेगा, तो उसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर कमेटी का प्रोविजन दिया। ये जो आपकी कमेटी है, ये इसको हेड कौन करेंगे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और जो अदर्स मेंबर होंगे वो कौन होंगे, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी तो उनके जो लीडर हैं पर्टिकुलर हाउस में वो होंगे। और फिर आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो वो पर्टिकुलर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें एक्चुअल प्रोसेस की, तो एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है, आपकी जो होम मिनिस्ट्री है वो एक लिस्ट भेजती है एलिजिबल कैंडिडेट्स की डीओपीटी को। डीओपीटी फिर क्या करती है, कुछ नामों को फाइनल करती है, वो देखती है सीनियोरिटी भी इसका एक बेसिस है, इंटीग्रिटी है, एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके वो एक लिस्ट प्रिपेयर करती है। ठीक है, वो फिर इसको सेंड करती है इस कमेटी को, ये कमेटी फिर उसको अपॉइंट करती है पर्टिकुलर पर्सन को। अब बात करते हैं टेन्योर की, तो पहले जो मैक्सिमम टेन्योर था वो 2 ईयर का था सीबीसी एक्ट 2013 के थ्रू, बट मैंने जैसे आपको बताया कि 2021 में अमेंडमेंट आया और ईडी के जो डायरेक्टर है और सीबीआई के डायरेक्टर है, इनका जो टेन्योर है अब जो मैक्सिमम लिमिट हो गई है वो कितना है, 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे हम आपको 1 बाय 1 सारे ऑर्गेनाइजेशन कराएंगे और जितना भी एमसीक्यू होगा वो भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना, अपने सजेशन देना। थैंक यू।